कक्षा 10 कृतिका भाग 2 लेक्चर 1। इसमें आपका पहला पाठ है माता का आंचल शिव पूजन सहाय का। पहले हम इसके लेखक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह संस्मरण शिल्प में लिखा गया। संस्मरण का मतलब होता है कि जो हमारे याद में हो, जो हमारी स्मृति में हो, और उसे अगर हम गद्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेखन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम संस्मरण शिल्प कहते हैं। एक तरह का हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है जिसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत कर दिया कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का यह दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल के उन चरित्रों का अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता के दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया है। ठीक है, माता का आंचल, जैसा कि इसके शीर्षक से ही हमें समझ में आता है। माता का आंचल यानी माँ का बच्चों के लिए जो प्रेम, और बच्चों के मन में माँ के गोद की जो एक सुरक्षा की भावना होती है कि जब वो बहुत कष्ट में होते हैं, बहुत दुखी होते हैं या बहुत डरे हुए होते हैं, तब उन्हें अपनी माँ की गोद, माँ का आंचल ही याद आता है और उसी में छुप करके वो अपने को बड़ा ही सुखी और संतुष्ट मानते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, तो शिव पूजन सहाय का लिखा हुआ यह माता का आंचल, इसे हम पढ़ेंगे। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ये गांव में हम लोगों ने देखा ही होगा कुछ फिक्रेबाजी, यानी कि कुछ तरह की कुछ ऐसी व्यंग्योक्तियाँ या कुछ इस तरह के दोहे या बना करके दिए जाते हैं जो आम जनजीवन को प्रभावित करते हैं, उस पर वो सटीक बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। जहाँ पे लड़कों का संग होता है यानी कि बच्चों का समूह होता है, वहाँ मृदंग बजना माने आनंद होता है। मृदंग होता है एक तरह का वाद्य यंत्र जिसको मृदंग कहा जाता है। तो यहाँ पे मृदंग का मतलब होता है कि वहाँ पर बच्चे काफ़ी आनंदित होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो बालकों के बीच में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं होता। जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। लेकिन जहाँ पर बड़े बुजुर्ग एक साथ मिलकर के बैठते हैं तो वे लोग सिर्फ खर्चे के बारे में ही बात करते हैं। तो यहाँ पर वो अपने पिता और अपने बीच में जो प्रेम है और उनकी जो जीवन शैली थी उसके विषय में इन्होंने लिखा है कि हमारे पिता तड़के यानी कि सुबह ही उठ जाते और नहा नबट करके जब पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते, तो बचपन से ही भोलानाथ अपने पिता के संग लग गए थे। वो पिताजी के साथ ही उठते, उन्हीं के साथ नहाते, उन्हीं के साथ वो पूजा में भी बैठा करते थे। और जब वो हमारे भोलानाथ के माथे पर तिलक लगा देते थे भभूत का, और उनके जो खुले हुए बाल रहते थे तो उसके कारण वो त्रिपुट बना देते थे, जिससे कि वह भभूत उनके कपार पर यानी माथे पर बहुत सुंदर दिखती थी और वह बमभोला बन जाते थे। और पिताजी बड़े प्यार से उन्हें भोलानाथ कह करके पुकारते थे और असली नाम था इनका तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहते और माँ को मैया। बाबूजी जब उनके रामायण का पाठ करते तभी भी वो उनके बगल में बैठे रहते। जब वह पूजा पाठ करके राम नाम लिखने लगते, रामनामा बही में 1000 बार राम का नाम लिख करके पोथी में बांधते, तो भी भोलानाथ उनके साथ रखते। और जब वो 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में राम नाम लिख करके आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते, तो उस समय में भी भोलानाथ उनके साथ ही रहा करते थे। उनके कंधों पर बैठकर वो भी जाया करते थे। और वहाँ भी जब एक एक गोलियों को, मछलियों को खिलाने लगते तो उनके कंधे पर बैठे बैठे ही वो हंसा करते थे। ऐसी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती भी लड़ लिया करते थे और वो शिथिल होकर के उनके बल को बढ़ावा देते थे कि चलो आओ तुम मुझे हरा दो। जैसे अक्सर लोग करते ही हैं, जब छोटा बच्चा साथ में रहता है वो कुश्ती लड़ने लगे तो बड़े जो लोग होते हैं वो जानबूझ करके अपने आप को गिरा देते हैं या हार मान लेते हैं, और बच्चा खुश हो जाता है कि उसने अपने पिताजी को या अपने घर का जो भी बड़ा सदस्य है उसको हरा दिया।
और उनकी उसका ये खुशी और ये आनंद देखने के लिए ही बड़े बच्चों से जानबूझकर हार जाया करते हैं। तो उसी तरह से बाबूजी भी भोलानाथ से जानबूझ करके हार जाते, और जब वो उनकी मूँछों को पकड़ करके उखाड़ने लगते तब वो उनके हाथों को चूम लेते थे। इस तरह से वह कभी उनके साथ हंसते खेलते कूदते रहते थे। और जब उनके साथ वो हंसते हुए घर लौट करके आते तो उनकी माँ चौके पर खाना देती और चौके पर बैठते, यानी खाना खाने के लिए बैठते, तो अपने हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान करके, गोरस कहते हैं दही के लिए या मट्ठा के लिए जो दही से बनता है, उसके साथ वो भात दोनों चीज़ सान करके उनको खिलाया करते थे। ठीक है। और जब वो खाकर अफर जाते, अफर जाना मतलब पेट भर करके से भी ज़्यादा खा लेना, तब उनकी माँ फिर ये जिद करती थी कि नहीं, अभी तो इसने कुछ खाया ही नहीं, और मर्द क्या जाने कि बच्चे कैसे खाते हैं। फिर वह उनके कौर को बना करके भरमुँह कौर उनको खिलाना चाहिए। ऐसा कहती कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। जब ये बड़े बड़े कौर को खाएगा तभी तो ये मजबूत और बलिष्ठ होगा और दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। ठीक है। यह कहकर वो थाली में फिर दही भात को सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस आदि, मोर आदि के बनावटी पक्षियों के नाम से वो कौर बना बना कर रख देती। जैसे अगर बच्चे ना खाते हो तो अक्सर हम लोग बना करके रख देते हैं, और इस तरह से वो उनसे कहती कि इन्हें जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। पर हमें उन्हें हम इतनी जल्दी उड़ा देते कि उन्हें उड़ने का मौका नहीं मिलता, यानी कि भोलानाथ वो सारा का सारा खा लेते थे। और जब खा लेते तब बाबूजी कहते कि अब तुम अच्छे राजा बेटे हो गए हो, अब जाकर के तुम खेलो। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग ही गली में निकल जाते। नंग धड़ंग माने देह पर कोई कपड़े पहने या ना पहने, वैसे ही वो निकल जाते। पर जब कभी अचानक उनकी माँ उन्हें पकड़ लेती तो उनके लाख छटपटाने के बाद भी उनके सिर में खूब सारा तेल डाल करके, उनको चोटी बना करके, कपड़े पहना करके, और उन्हें उबट करके नाभि या लिरार में काजल की बिंदी लगा करके और चोटी बनाती, उसमें फूलदार लट्टू, रंगीन टोपी, कुर्ता इत्यादि पहना देती, और हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। और अक्सर जब वो माँ उनको तैयार कर देती तब फिर भोलानाथ सिसकते हुए अपने पिता के साथ बाहर आते। और बाहर आते ही जब बालकों का झुंड उन्हें मिल जाता तो वो अपना रोना भूल जाते और उनके साथ वो खेलने के लिए चल देते। तमाशे भी वो कई तरह के करते थे, जैसे कभी चबूतरे के कोने को नाटक घर बनता, उसमें एक वो बना लेते, चौकी पर बैठ के नहाते हुए रंगमंच बनाते, सरकंडे के खम्भे, चंदोआ इत्यादि। फिर उसी में थोड़ी देर के बाद वो मिठाई की, पूरी की, कचौरी की, ये सब की दुकानें बन जाती, और छोटे छोटे घड़े के टुकड़े उनके पैसे बनते, या कागज़ के टुकड़े उनके पैसे बनते। फिर वही कहते कि हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, और इस तरह से बाबूजी भी आ जाते और थोड़े से पैसे दे करके कहते कि लाओ हमको भी थोड़ा सा दे दो। थोड़ी देर में जब वो मिठाई की दुकान को बढ़ा देते तो फिर घरौंदा बनाते, मेड़ बनाते, तिनकों का छप्पर बनाते, दातुन और दिया सलाई की पेटियों की किवाड़ बनाते, घड़े उड़े इत्यादि जो घर के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो खेला करते थे, वो पानी का घी, धूल का आटा बनता, बालू का चीनी बनता, और फिर उसके बाद वो लोग भोज तैयार करते, जोन्यार कहते हैं भोज के लिए। ठीक है। भोज तैयार करते और फिर उसके बाद वही लोग पंगत में बैठ करके जोन्यार करने के लिए बैठते, यानी कि तब जिमने के लिए बैठते। और उसी समय में जब उनके पंक्ति के अंत में आकर के उनके पिताजी जिमने के लिए बैठ जाते तो फिर वो उनको बैठते देखते हंस करके अपना घरौंदा बिगाड़ देते और सबके सब वहाँ से भाग जाते। कभी बारात का जुलूस निकालते, कनस्तर का तंबूरा बजता, अमूला को घिस कर शहनाई। अमूला आम का जो छोटा आम होता है, कच्चा आम होता है, नहीं आम की जो गुठली होती है, ठीक है, आम खा के जो हम उस गुठली को फेंक देते हैं, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी देर के बाद उसमें से एक पौधा निकल आता है। ठीक है। तो जो वो पौधा निकल आता है तो उस आम के पौधे को लोग उखाड़ लेते थे, बच्चे लोग, उसके छिलके को हटा करके और उसको उसके आगे के भाग को घिस देते थे, और घिसने के बाद उसको जब बजाते तो उसमें बाजे की तरह एक आवाज़ निकलती थी, तो उसी की एक शहनाई बजाई जाती थी। टूटे हुए चूहे दाने की पालकी बनाते और जब समधी बन करके बकरे पर, ठीक है, और उसके बाद समधी बन करके बकरे पर बैठ जाते, और जब एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे में जाकर के बारात जाती, दरवाजे लगती, काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले के टहनियों से सजाए आंगन में
कुल्हियों का कलशा रखा जाता और वहीं पहुंच करके फिर हमारी बारात लौट आती। लौटने पर खटोली में लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता और लौट के आने पर बाबूजी जो ही ओहार उखाड़ करके या हटा करके दुल्हन का मुंह निहारने जाते तो सारे के सारे बच्चे वहां से भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, इकट्ठा होती, राय जमती, चबूतरे पर एक घिरनी को करके फिर एक खेती करने का वो सारा साधन जुटाते। कुछ 2 लड़के बैल बन करके मोट खींचा करते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते और बड़ी मेहनत से खेत जोए बोए पटाए जाते और फसल तैयार होने में भी कोई समय नहीं लगता, हाथों हाथ वो फसल काट भी लेते थे। इसी बीच वो गाते भी थे कि ऊंच नीच की बई क्यारी जो उपजी सो भई हमारी। हमने ऊंचे नीचे इस जगह पर अपनी क्यारी को बो दिया है, इसमें से जो भी कुछ उपज हुई है वह हमारी है। ठीक है।